नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार रिपब्लिक स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो यूरोपियों में सबसे पहले अंग्रेज़ ने क्या किया, 1759 ईस्वी में डचों को परास्त कर दिया और 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया। अब अंग्रेज़ों की जो चुनौती थी वो समाप्त हो चुकी थी। अब उनका भारत पे राज करना बाकी था। ठीक है, तो अब बात आता है बंगाल का। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है, उस समय बंगाल क्या था, सर्वाधिक संपन्न राज्य था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर, उसके बाद मैसूर पर आक्रमण किया और जीता, उसके बाद मराठों को जीता और उसके बाद पंजाब को जीता। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल। मुर्शिद, तो यहाँ क्या है, मुर्शिद कुली खां क्या था, यहाँ का स्वतंत्र शासक था। यहाँ का स्वतंत्र शासक था मुर्शिद कुली खां। इसको 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर ने मुर्शिद खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था। ठीक है, क्या सूबेदार बनाया था। और मुर्शिद कुली ने खां ने क्या किया, यहाँ अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की और तकाबी ऋण मतलब खेती के लिए जो छोटे किसान होते थे उनको आगे की कर्ज देता था। दुर्भाग्यवश 1727 ईस्वी में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इसका दामाद जो रहता है सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है और उसके बाद क्या होता है, उसका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्या मुर्शिद कुली खां के बाद जो दूसरा नवाब था सुजाउद्दीन था। कौन था, सुजाउद्दीन। और उसके तीसरा नवाब क्या था, कौन था, 1739 ईस्वी में सरफराज खां बनता है। और क्या होता है, एक गिरिया के युद्ध में 1740 के गिरिया के युद्ध में बिहार का एक सूबेदार रहता है अलीवर्दी खां। क्या है, यहाँ पे 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में बिहार का एक सूबेदार रहता है अलीवर्दी खां। ये क्या करता है, सरफराज खां को युद्ध में हरा देता है और हरा करके नवाब बनता है। कब, 1740 ईस्वी में। अब आता है अलीवर्दी खां 4 नंबर में। कौन, इसने क्या किया, सरफराज खां को हरा किया 1740 ईस्वी में। 1740 से 56 ईस्वी तक ये अलीवर्दी खां जो था बंगाल का नवाब रहा। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। सबसे पहले क्या किया था, ये 2 करोड़ का नजराना मुगल सम्राट को दे करके अपना पद स्थायी बनाया था। ठीक है, अपना पद स्थायी बनाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये 2 करोड़ जो होता था नजराना देता था, देना बंद कर दिया। और उसके बाद क्या किया, अंग्रेज़ों ने सोचा हम कलकत्ता की किलाबंदी कर लेते हैं और फ्रांसीसियों ने सोचा हम चंदनगर की किलेबंदी कर लेते हैं, लेकिन किलेबंदी अलीवर्दी खां नहीं करने दिया। ठीक है, यही बात यहाँ लिखे हैं क्या, इसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, जिससे बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया। क्या, इसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, जिससे बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को उस समय भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था, क्या, मधुमक्खियों से करते हुए कहा था, यदि इन्हें न छेड़ा जाए, क्या, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। ये पूछता है कई परीक्षाओं में कि ये कहावत किसकी है, तो ये किसने कहा था, अंग्रेज़ों के संबंध में अलीवर्दी खां ने कहा था। ठीक है, उसके बाद क्या था, अलीवर्दी खां के 3 पुत्री थी। अलीवर्दी खां के 3 पुत्री, जिसमें सबसे छोटी पुत्री का पुत्र जो क्या था, पटना के गवर्नर का पुत्र था, सिराजुद्दौला। कौन, सिराजुद्दौला। ये 1756 ईस्वी में
बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, क्या 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के कारण नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता मतलब फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और वहां से अंग्रेज़ों को भगा दिया। इसी क्रम में कलकत्ता से अंग्रेज़ों के भगाने के ही क्रम में एक 20 जून 1756 ईस्वी को एक घटना होती है जिसको हम लोग काल कोठरी के या फिर ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। काल कोठरी या फिर ब्लैक होल घटना की नाम से जानते हैं। ये घटना क्या था? ये क्या था, एक 14 बाई 18 कमरे में उसी घटना के क्रम में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया। 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया, जिसमें से केवल अगले दिन 23 ही जिंदा बचे। क्या थे? और इसमें से ही एक हॉलवेल भी था, ये जो क्या था, अंग्रेज़ था, और ये उसमें से बचा था और इसी ने क्या किया, इस घटना का उजागर किया। तो दोस्तों, इससे ये जो क्वेश्चन है काल कोठरी की घटना कब घटी, ये क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काल कोठरी की घटना, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा भी गया है सिराजुद्दौला के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने उसके बाद क्या किया, कलकत्ता से तो अंग्रेज़ों को भगा दिया, तो सिराजुद्दौला ने एक मानिक चंद नाम का व्यक्ति को कलकत्ता का प्रभारी बनाता है। क्या? मानिक चंद व्यक्ति को कलकत्ता का प्रभारी बनाता है और कलकत्ता का नाम बदल करके अली नगर रख देता है। कलकत्ता का नाम बदल करके क्या रख देता है? अली नगर रख देता है। ठीक है, लेकिन जिसको कलकत्ता का ये प्रभारी बनाया था वो मानिक चंद रिश्वत ले करके अंग्रेज़ों से मिल जाता है। जिससे कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। और उसके बाद ये फ्रांसीसियों से चंद्रनगर भी छीन लिए थे। इससे अंग्रेज़ लोग क्या किए, सिराजुद्दौला पर दबाव बनाए, जिससे 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अली नगर की संधि करनी पड़ी। ये संधि हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। इस संधि में क्या कहा गया था, इस संधि के फलस्वरूप जो अंग्रेज़ों को कलकत्ता की किलेबंदी करने की इजाज़त मिल गई थी, अनुमति मिल गई थी। ठीक है, और अंग्रेज़ों के द्वारा जो सिक्का ढाला जाता था, उसके बाद युद्ध की क्षतिपूर्ति जितना भी हुआ था, धन हानि तथा दोनों पक्षों में भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया जाता है। ठीक है, तो ये अली नगर की संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। ठीक है, जो सिराजुद्दौला के लिए एक अपमानजनक संधि थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। कब? 23 जून 1757 ईस्वी को। किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ये एक अंग्रेज़ था उस समय, और इसमें सिराजुद्दौला जो उसके सेना में 50,000 सैनिक थे, लेकिन अंग्रेज़ों के पास केवल 3200 ही सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 3200 ही सैनिक थे। और सिराजुद्दौला के तरफ से ये मीर मद्दान, मोहनलाल और ये सभी तो लड़ाई की तक थे, लेकिन क्या हुआ, जब लड़ाई होता है तो ये मीर जाफ़र जो इसका सेनापति था, राय दुर्लभ दीवान था इसका, घसीटी बेगम इसकी मौसी थी, अमीन चंद एक सिख व्यापारी था, जगत सेठ एक बैंकर था, और यहाँ शौकत जंग पूर्णिया का जो नवाब था, और एक मानिक चंद वही जिसे कलकत्ता का प्रभारी बनाया था, और एक खादिम खान था। ये सभी क्या होते हैं? ये नाम के केवल सिराजुद्दौला के
साथ होते हैं, लेकिन जब युद्ध होता है तो ये सभी सिराजुद्दौला से धोखाधड़ी करते हैं और अंग्रेज़ों के साथ जा कर के मिल जाते हैं। केवल एक मीर मद्दान ही और मोहनलाल ही इसके जो सैनिक थे इसके तरफ से ईमानदार रहे थे, लेकिन ये सभी जो थे ये सभी बहुत गद्दार हुए थे और इसका साथ नहीं दिए थे, जा कर के अंग्रेज़ों से मिल गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन, इसके बाद ये जो प्लासी का युद्ध है अंग्रेज़ों के द्वारा जीत लिया जाता है। ये सभी जा कर के अंग्रेज़ों से मिल गए थे, जिससे क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया और मारा गया। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव मतलब अंग्रेज़ लोग जीत गए और सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सैनिक होते हुए भी मारा गया। युद्ध हार गया क्योंकि इसके अधिकांश सेनापति जो थे वो गद्दार निकल गए, जाकर अंग्रेज़ों से मिल गए। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज़ लोग युद्ध जीत जाते हैं तो मीर जाफ़र को, जो क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, मीर जाफ़र जा कर के अंत में अंग्रेज़ों से मिल जाता है। तो अंग्रेज़ लोग इसे क्या करते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, और इसी के कारण ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे क्लाइव का गिदड़ कहा है। क्या क्लाइव का गिदड़ कहा है, क्योंकि क्लाइव यानी अंग्रेज़ लोग इसे जहाँ चाहते थे अपने मन मर्जी से इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हो गया। उसके बाद मीर कासिम को ये लोग नवाब बनाते हैं। क्या, मीर जाफ़र को नवाब बनाने के बाद क्या होता है, बाद में मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। मीर कासिम को नवाब बनाए थे, और क्यों बनाए थे, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसके पश्चात अंग्रेज़ों द्वारा जो मीर जाफ़र को नवाब, बंगाल का नवाब बनाया गया था, लेकिन क्या हुआ, बाद में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए मीर जाफ़र कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने उसे नवाब के पद से हटा दिया और मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को एक वेंसीटार था, जो इस समय गवर्नर था, उसने 1760 की क्रांति की संज्ञा दे दी। क्या, 1760 की क्रांति की संज्ञा दे देगी। और ये देखिए, मीर कासिम क्या था, मीर कासिम अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है। मुंगेर स्थानांतरित करता है ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप नहीं हो, और मुंगेर में ही बंदूक का कारखाना और तोप का कारखाना बनवाता है। ये कर में भी सुधार करता है, जिससे क्या होता है, और पूरे कर को भी हटा देता है, जिससे अंग्रेज़ लोग भड़क जाते हैं और अपनी सेना भेजते हैं कासिम के विरुद्ध में। क्या होता है, 1763 ईस्वी में एक पटना कांड होता है, जिसमें अंग्रेज़ एलिसा और मीर कासिम के बीच, इसमें क्या होता है, मीर कासिम अंग्रेज़ों को, जो एलिस के नेतृत्व में आया था सेना, उसको पराजित कर देता है, जिससे अंग्रेज़ लोग और बौखला जाते हैं। ठीक है, तो बौखलाने के बाद अंग्रेज़ लोग और सेना भेजते हैं, जिससे क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच, जिसमें मीर कासिम के तरफ से अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इसमें क्या होता है, अंग्रेज़ों की जीत होती है और मीर कासिम की सेना हार जाती है। क्या होता है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, इसके साथ मुग़ल सम्राट शाह आलम था, इसके साथ में हार जाता है, जिससे मीर कासिम को और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, मुग़ल सम्राट को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, और उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। कब होता है, 1765 ईस्वी को, 1765
ईस्वी को होता है। ये दो संधि होता है, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। एक 12 अगस्त को होता है और एक 16 अगस्त को। 12 अगस्त वाला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच, और 16 अगस्त वाला अंग्रेज और अवध के बीच में होता है। तो मुगलों से क्या करते हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी ये लोग छीन लेते हैं, और साथ में वार्षिक 26 लाख भी 26 लाख की पेंशन देनी पड़ती है मुगल सम्राट को। और अवध से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीन लिया जाता है, और इससे भी 50 लाख का वार्षिक पेंशन देने के लिए राजी किया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये 50 लाख घटते घटते 32 लाख, 20 लाख को घटते घटते समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इलाहाबाद की संधि देखिए 1765 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ये बॉक्सर मतलब 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, हेक्टर मुनरो अंग्रेज का नेतृत्व, और इधर मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बंगाल का पर जो आधिपत्य था अंग्रेजों का वो हो गया, और जिससे क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, और दूसरा युद्ध हुआ था किसका युद्ध, बक्सर का युद्ध। और दो इसमें संधि हुआ था, एक अलीनगर का संधि हुआ था और एक इलाहाबाद की संधि। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी को हुआ था। और देखिए इसके बंगाल के जो नवाब था उसको क्रम से याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि परीक्षा में क्रम भी पूछ देता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको, बंगाल का नवाब का क्रम क्या है। तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां बनता है नवाब, 1717 से 1727 ईस्वी तक रहता है। 1727 में इसका मृत्यु हो जाता है। शुजाउद्दीन जो क्या था, इसका दामाद था, 1727 ईस्वी में नवाब बनता है उसकी मृत्यु के बाद, और 1739 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद सरफराज खां 1739 में बनता है, और 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में क्या करता है, बिहार का जो दीवान रहता है अलीवर्दी खां, उसकी हत्या कर देता है। उसकी हत्या के बाद अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है, और 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इसकी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ये मारा जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध जीतने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाता है 1757 ईस्वी में, और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण उसको हटा देता है और मीर कासिम को नवाब बनाता है। और मीर कासिम अपना राजधानी स्थानांतरित करता है, ये रहता है कब तक, 1760 से 1764 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कर को सुधार करता है, जिससे अंग्रेज़ लोग मीर कासिम से गुस्सा हो जाते हैं और इसको बंगाल के नवाब से हटा देते हैं, इसको सेना भेजते हैं, और उसी से क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद ये लोग फिर से मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बनाते हैं, जो 1764 से 1765 तक रहा। उसके बाद आता है निज़ामुद्दौला, जो 1765 से 1766 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। ठीक है, उसके बाद सैफुद्दौला जो 1766 से 1770 तक बंगाल का नवाब रहता है। उसके बाद मुबारकुद्दौला 1770 से 1775 तक बंगाल का नवाब रहता है। चलिए दोस्तों, तो हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज खां को अलीवर्दी खां हरा देता है। उसके बाद एक घटना होती है ब्लैक होल की घटना, 20 जून 1756 ईस्वी को, 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना होती है। ठीक है, उसके बाद अलीनगर की संधि होती है अंग्रेज़ों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को, किसके बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। इसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है अपने ही सेनापतियों के धोखाधड़ी के चलते। उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम अवध का नवाब शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ के बीच होता है। इसमें क्या होता है, अंग्रेज़ लोग बिना धोखाधड़ी से ही जीत जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध के बाद होता है इलाहाबाद की अपमानजनक संधि, एक 12 अगस्त को मुग़ल और अंग्रेज़ों के बीच, और एक होता है 16 अगस्त को अवध और अंग्रेज़ों के बीच।
ठीक है दोस्तों। और ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत लेने के बाद अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और ये लोग अपना शासन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लोग अपना शासन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट करते हैं। बंगाल में द्वैध से शासन स्टार्ट करते हैं। 1765 से लेकर ये शासन 1772 ईस्वी तक रहता है। रॉबर्ट क्लाइव जो था इस द्वैध शासन का शुरुआत किया था, लगाया था और अंत किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, शुरू किया था क्लाइव ने और समाप्त किया था हेस्टिंग ने। इसमें क्या हुआ था, कंपनी जो रहेगी, कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी राजस्वों का वसूली करेगी और बंगाल का जो नवाब होगा वो शांति और प्रशासन की देखभाल करेगा। दो शासन मतलब द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन स्टार्ट किया कंपनी ने। कंपनी से अपना केवल राजस्व वसूलती थी और नवाब को शांति और प्रशासन का कार्य सौंपती थी। इससे क्या हुआ, बंगाल का जो शासन बहुत कमज़ोर पड़ गया और जिससे बंगाल में अकाल भी पड़ा 1770 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसके लिए आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।